सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग बायो पढ़ने वाले हैं। कौन सी क्लास करने वाले हैं, तो बायो की। और ये बायो की शायद थर्ड या फोर्थ क्लास है। कौन सी थर्ड या फोर्थ क्लास है, अब इतना मुझे याद नहीं है, बट बायो की ये कौन सी थर्ड या फोर्थ क्लास है, ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है बायो में, मैंने आप लोग को कहाँ तक बता दिया था, तो थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, क्विक रिवीजन। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाना स्टार्ट किया था, सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में बताना स्टार्ट किया था। उसकी खोज किसने की थी, कोशिका की खोज कब की थी, किसने जीवित कोशिका की खोज की, और किसने मृत कोशिका की खोज की थी, और जीवित कोशिका की खोज कब की थी, और मृत कोशिका की खोज जिसने की वो कब की थी, ठीक है। और उसके बाद कोशिकांग यानी कोशिका के सेल पार्ट, जो कोशिका के अंग हैं उनको मैंने बताया था। उन कोशिका के अंगों में मैंने सबसे पहला क्या डिस्कस किया था, सबसे पहला था उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य क्या कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में मुझे पढ़ाना नहीं, पढ़ाना मैंने पढ़ा दिया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। उसके आगे से मुझे आज स्टार्ट करना है, ठीक है। आज मैंने लिखा नहीं है, बस समझाऊंगी। उसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स अच्छे से बना के दे दूंगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, बायो, बायोलॉजी, ठीक है। सेल जैसे देखो, कोशिका कैसी होती है, ये मान लो मैंने क्या बना दी, कोशिका, ठीक है। ये क्या बना दी मैंने, कोशिका। अब मैंने जीव द्रव्य जो बताया था, सबसे पहले ये बताओ, कोशिका की जो ऊपर जो झिल्ली होती है वो किस चीज की बनी होती है, या फिर कोशिका के ऊपर क्या होती है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है, या फिर कोशिका झिल्ली होती है। तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होती है, कोशिका झिल्ली केवल होती है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या पाई जाती है जंतु सेल में, यानी कि एनिमल सेल। एनिमल, ये कौन सी सेल में आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका क्या हो जाएगी, तो जंतु कोशिका, एनिमल सेल। अब इसमें ये जो जंतु कोशिका होती है, इसके बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। किस चीज से ढकी होती है ये, तो कोशिका झिल्ली। क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप लोग को सही से दिख रहा है या फिर बोर्ड चमक रहा है, आप बता दीजिएगा एक बारी, ठीक। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ समझा देती हूँ, क्योंकि शायद इस साइड बोर्ड चमक नहीं रहा होगा, उस साइड शायद ज्यादा चमकी क्योंकि लाइट लगी हुई है, ठीक है। ऐसे माइक लगाते भी नहीं बन रहा है, मैं ऐसे करके पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। बस आप लोग को समझ में आना चाहिए, और क्या है, माइक तो कैसे भी लगा रहे। तो ऐसे सबसे पहले ये क्या है, कोशिका है। कौन सी कोशिका है, तो जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका कैसी होती है, तो गोल होती है। जंतु कोशिका कैसी होती है, शेप, इसका आकार कैसा होता है, तो जंतु कोशिका जो होती है वो कैसी होती है, गोल होती है, यानी कि गोलाकार होती है। इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होती है। कौन सी सेल, तो एनिमल सेल कैसी होती है, सबसे पहले गोलाकार होती है। उसके बाद ये काय की झिल्ली होती है, किस चीज से ढकी होती है, सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कि क्या होती है ये, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या है ये, तो कोशिका झिल्ली है, ठीक है। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो वो प्लांट सेल यानी कि जो पौधों में जो कोशिका होती है उसमें पाई जाती है। और जो कोशिका झिल्ली है वो किस में पाई जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन में।
और प्लांट सेल जो पौधों की कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि वनस्पति कोशिका जो होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। उसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है देखना, सबसे पहले जंतु कोशिका कैसी होती है, गोल होती है और इसके बाहर किस चीज की झिल्ली पाई जाती है, तो सेल में उस जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज की, देखो अगर आप लिखना चाहोगे, नोट्स बनाना चाहोगे तो अपने आप से अच्छे से बना सकते हो। अगर मैं बता रही हूँ तो आप बस नोट करके लिख लीजिए कि कोशिका भित्ति किस चीज की, सॉरी कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली जो है वो किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। सबसे पहले कोशिका, जंतु कोशिका कैसी होती है, तो गोलाकार होती है। इसके बाहर कौन जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद ये किस चीज की बनी होती है कोशिका झिल्ली, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की। अब आते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर, मैंने उस दिन आप लोग को क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य बताया था। प्रोटोप्लाज्म जो कि कोशिका में क्या होता है, भरा रहता है। कौन सा द्रव्य, तो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो कि कोशिका में भरा रहता है। ठीक है, ये क्या है, तो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब मैंने आप लोग को देखो प्रोटोप्लाज्म, मैंने आप लोग को प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिटेल से पढ़ा रखा है, दूसरी वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें डिटेल से जब मैंने पढ़ा रखा है तो दूसरी बार बताने की जरूरत ही नहीं है। बस शॉर्ट में अभी आप लोग को ताकि समझ में आ जाए, इसके बाद वो वीडियो देख लेने जाके। अभी बता दे रहे हैं कि जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक प्रकार का द्रव होता है, गाढ़ा द्रव होता है जो कि सेल में यानी कि कोशिका में भरा रहता है। ठीक है, और ये कोशिका को जब ये गीला होता है तो कोशिका को सूखने से ही बचाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोशिका को सूखने से बचाता है। कौन सा द्रव्य, तो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ये दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य जो कि पूरी कोशिका में भरा हुआ है, और केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि केंद्रक के अंदर भरा रहता है। यहाँ पे कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक, और इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। मैंने बता ही दिया, चलो पूरा। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर भरा रहता है, और जो केंद्रक के अंदर भरा रहता है केंद्रिका द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो कोशिका के अंदर भरा रहता है। ठीक है, अब अगर आप लोग को अभी भी नहीं से समझ में आया तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जीव द्रव्य के बारे में डिटेल से बताया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है देखना, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, अंतः प्रदत्त जालिका कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका। ठीक है, किसको, तो ये जो ढांचा के समान बना है इसको क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। किसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि ये कोशिका को दबने से बचाता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे कहीं पे, जैसे आपने यहाँ पर ऐसे दबाया, ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसे दबाया, तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदत्त जालिका नहीं हुआ, तो कोशिका तो पूरे शरीर में कोशिकाओं से मिलकर ही शरीर बना हुआ है। तो जैसे आपने इधर दबाया ऐसे, जैसे आपने इधर ऐसे दबाया, तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हो तो आप इतना ही दबाओगे, उतने में ही कोशिका मर जाएगी। ठीक है, कोशिका विभाजन ही होता रहेगा सारा दिन। कोशिका विभाजन तो हमेशा होता रहता है शरीर में, बट ये होता है कि जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें ज्यादा लग जाता है। कोई भी चीज होगी, जितना उसकी लिमिट होती है उतना ही सहन कर सकता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मैंने ऐसे दबाया, तो इसमें बचा सकता है, ये कोशिका को दबने से बचा लेगा और कोशिका नहीं मरेगी। जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर कहीं पर चोट लग गई तब फिर ये भी, इसकी भी एक लिमिट होती है, वहीं तक ये कोशिका को दबने से रोक सकता है, उसके बाद ये खुद हार मान जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, और ये अंतःप्रदत्त जालिका कहते हैं इसको हिंदी में। ये कोशिका में कंकाल तंत्र का काम करता है। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र। क्यों? क्योंकि ये कोशिका को दबने से बचाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र। ठीक है, इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, यानी स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल, कोशिका का कंकाल तंत्र। ठीक है, मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ अच्छे से, क्योंकि समझ में अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख खुद सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ, इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, आपने ये हेडिंग डाली, हेडिंग की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदत्त जालिका, बराबर में फिर ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओ कि इसको कोशिका कंकाल तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका को दबने से बचाता है। ठीक है, और उसके बाद देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, एक मिनट रुकना, शायद वीडियो बनना बंद हो गया, मैं देखती हूँ एक बार पहले। तो जैसे मैंने कहा, तो मेरा शक सही निकला कि वीडियो बनना बंद हो गया था। ठीक है, अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है। अभी ऐसा रहता है कि मैं पढ़ाती ही रहती और वीडियो बंद हो जाता। ठीक है, बनता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो ये क्या मैं पढ़ा रही थी आपको, यहाँ पर रफ नहीं है, यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अंतःप्रदत्त जालिका। ठीक है, क्या होता है, अंतःप्रदत्त जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्यों कोशिका कंकाल तंत्र कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका को क्या करने से बचाता है, दबने से बचाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जंतु कोशिका कैसी होती है, गोल होती है। जल्दी से रिवीजन कर लो, जंतु कोशिका कैसी होती है, तो गोल होती है। जंतु कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है, जिससे वो ढकी होती है, वो उसको क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद जो जंतु कोशिका होती है, उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रिका द्रव्य। उसके बाद क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्त जालिका, ये कोशिका को दबने से बचाता है, इस कारण इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद देखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का। ठीक है, अब आप लोग इतना तो लिख सकते हो ना, मैंने आपको बता दी है, इसकी इंग्लिश आप लोग लिख लेना, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाता है। ठीक है, अब इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ क्यों है? रफ इसलिए है क्योंकि ये खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा होता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ करता होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? खुरदरा होता है, क्योंकि इसमें रफ पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ जाना आप लोग। कैसा होता है? ये खुरदरा होता है, खुरदरा होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे। क्यों खुरदरा होता है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम। इसको हिंदी में भी राइबोसोम ही कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ये इस साइड का क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिल्कुल स्मूथ है। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट यानी और फैट यानी वसा का पाचन करता है। उसके बाद यहाँ से ये कैसा होता है? रफ यानी कि खुरदरा होता है। इसमें खुरदरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये छोटे छोटे क्या है इसमें? तो ये छोटे छोटे इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है। और राइबोसोम को देखो, इसको क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, इस कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, इस कारण इसे राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है ये। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो राइबोसोम होता है वो इस आकार का होता है, ऐसे इतने छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम है, इस आकार का होता है। और राइबोसोम क्या है? कोशिका का सबसे छोटा अंग है, यानी कि सबसे छोटा कोशिका अंग। कोशिका का सबसे छोटा अंग, सेल पार्ट कौन सा है? तो वो है राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग, यानी कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। तो सबसे छोटा ये कोशिका अंग है। ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग है कौन? राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो राइबोसोम है। ठीक है,
तो सबसे पहले कोशिका कैसी होती है? जंतु कोशिका गोल होती है। इसके ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, और जो न्यूक्लिक यानी कि केंद्रक के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लिक मीन्स क्या होता है? केंद्रक। इसको सब मैंने पीछे बता रखा है, इसको आप लोग जाके देख लेना। जब इसमें आपको अच्छे से बता रही हूँ तो समझो अगर मैंने यही टॉपिक उठा के पढ़ाया होगा तो उसमें कितना डिटेल्स में बताया होगा। उसके बाद क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। उसके बाद रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम इसमें पाया जाता है, इसलिए ये खुरदरा होता है और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदत्त जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोशिका को दबने से बचाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद क्या है? राइबोसोम ये सबसे छोटा कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम है। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो देखें। यहाँ पर क्या होता है? सेंट्रोसोम। क्या होता है? तो ये सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम। ये क्या करता है? तो कोशिका का विभाजन करता है। कल मैंने बताया था ना कि जैसे चोट लग जाती है कहीं पर तो कैसे ठीक होती है? जब नई कोशिकाएं बनती हैं। और नई कोशिकाएं कैसे बनती है? इनका निर्माण कैसे होता है? सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती है। तो कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। और इसको कोशिका विभाजन करने का आदेश कौन देता है सेंट्रोसोम को? तो वो देता है कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक किसको कहता है? जब कहीं पर आपको चोट लग जाती है तो केंद्रक किसको बुलाता है? सेंट्रोसोम को। कि सेंट्रोसोम तुम आओ और क्या करो? जल्दी से जाकर कोशिका विभाजन करो, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण करो, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये जल्दी से जाता है किसके यहाँ पर? न्यूक्लियस इसको बुलाता है और क्या कहता है कि कोशिका का निर्माण करो। अगर ये कोशिका निर्माण नहीं करता है तो एक क्या पाया जाता है इसमें? लाइसोसोम। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। ये जाता है लाइसोसोम के पास। अगर ये सेंट्रोसोम नई कोशिका नहीं बनाता है, यानी न्यूक्लियस की बात नहीं मानता है, तो ये किसके पास जाता है? न्यूक्लियस लाइसोसोम के पास। और इसके पास क्या होता है? एक लिक्विड टाइप का जो पदार्थ होता है वो इसके ऊपर छिड़क देता है। अगर ये नहीं मानता है तो इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो लाइसोसोम बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अगर केंद्रक की कोई भी कोशिकांग केंद्रक की बात नहीं मानता है तो केंद्रक किससे कहता है? लाइसोसोम से जाकर। और लाइसोसोम क्या करता है? वो लिक्विड इनके ऊपर छिड़क देता है जिससे कि इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही न्यूक्लियस किसको बुलाता है? सेंट्रोसोम को, और कहता है कि कोशिका विभाजन करो, तो ये फटाक से कोशिका विभाजन कर देता है। ठीक है, कौन? सेंट्रोसोम। अब देखो, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, यानी कि कोशिका का निर्माण करता है नई कोशिकाओं का। तो सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ पर हो रहा था? यानी कि कोशिका विभाजन नाम मात्र का, यानी कि कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। तो कहाँ पर होता है? ब्रेन में, यानी कि माइंड में। अब माइंड में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो न्यूरॉन सेल। लेकिन उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम ही तो कोशिका का निर्माण करता है। अगर सेंट्रोसोम पाया जाता माइंड में तो नई कोशिकाएं बना देता ये, यानी कोशिका विभाजन कर देता, तो माइंड में चोट लगने से वो तो सही हो जाता। लेकिन माइंड में चोट जल्दी से क्यों नहीं सही होती? क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। और कोशिका विभाजन करने वाला कौन होता है? सेंट्रोसोम। वो माइंड में नहीं पाया जाता है, इसलिए वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है? उसके बाद सेंट्रोसोम की अभी खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। किसने? सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। बोबेरी। इसकी खोज किसने की थी सेंट्रोसोम की? तो बोबेरी के द्वारा ये खोजा गया था। डिस्कवर्ड बाय बोबेरी। सेंट्रोसोम
किसके द्वारा खोजा गया था? तो डिस्कवर्ड बाय बोबेरी, यानी कि बोबेरी के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद क्या है, देखो सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम को ऑर्डर कौन देता है? न्यूक्लियस। अगर सेंट्रोसोम न्यूक्लियस की बात नहीं मानता है तो न्यूक्लियस दौड़ के किसके पास जाता है? लाइसोसोम के पास दौड़ के जाता है। बिल्कुल, कौन? तो न्यूक्लियस दौड़ के जाता है, ऐसे ऐसे जाता है और कहता है भाई सुनो जल्दी से। देखो सेंट्रोसोम क्या कर रहा है कि मेरी बात नहीं मान रहा है। इस इंसान को सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन अर्थात नई कोशिकाओं की जरूरत है। इसका क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया है और ये मेरी बात नहीं मान रहा है। तो लाइसोसोम कहता है अच्छा तुम न्यूक्लियस का बात नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये जाके क्या करता है? इसके पास एक जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम, यानी कि कोई लिक्विड होता है जिसको ये इसमें छिड़क देता है और ये मर जाता है। कोई भी अंग, सब कोशिका का कोई भी अंग हो, सबको ऑर्डर कौन देता है? तो ये न्यूक्लियस देता है। न्यूक्लियस। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहते हैं। जैसे हमारा माइंड होता है, हमें क्या करना है ये ऑर्डर कौन देता है? हमें माइंड हमारा देता है। तो कोशिका का माइंड जो होता है, कोशिका का माइंड किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का माइंड, कोशिका का माइंड किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को। माइंड ऑफ सेल किसको कहते हैं? कोशिका को सॉरी न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस सभी अंगों को ऑर्डर देता है। अगर न्यूक्लियस का कोई भी ऑर्डर नहीं मानता है तो न्यूक्लियस किसके पास जाता है? लाइसोसोम के पास, और कहता है छिड़क दो इसके पास, क्या? जल अपघटक एंजाइम। और ये छिड़क देता है तो ये अंग, जिस अंग के ऊपर छिड़कता है वो अंग मर जाता है। और जब कोशिका का कोई भी अंग काम नहीं करता है, कोई भी अंग क्या करता है? न्यूक्लियस की बात नहीं मानता है, तो न्यूक्लियस जाके बताता है किसको? लाइसोसोम को, कि कोई भी अंग मेरी बात नहीं मान रहा है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है? खुद फट जाता है, तेजी से फट जाता है, जिसके कारण पूरा जल अपघटक एंजाइम फैल जाता है पूरी कोशिका में। और जल अपघटक एंजाइम फैल जाता है तो उससे क्या होता है कि ये सारे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है और ये लाइसोसोम खुद भी उसी में मर जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। सॉरी लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया? सॉरी, अभी मैं एक चीज और पढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो बचेगा वो कल कवर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है? गोल्जी बॉडी। क्या होता है? लाइसोसोम आपने पढ़ लिया, लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? लाइसोसोम की अभी खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। ये खोज जरूर याद रखना, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने। और सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी, याद रखना आप लोग। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने। डी डुवे ने खोज की थी, यानी डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। लाइसोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? डी डुवे के द्वारा खोजा गया था। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने की थी। उसके बाद क्या आया? ये मैंने अभी क्या बताया आपको? गोल्जी बॉडी, यानी इसको क्या कहा जाता है? गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गोल्जी काय, गोल्जी काय। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज किसने की थी?
तो गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी वो थे कैमिलो गोल्जी। कौन थे? कैमिलो गोल्जी। अब जो कैमिलो गोल्जी थे उनका देखो नाम मिल रहा है गोल्जी से कैमिलो गोल्जी। ठीक है, तो गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा अच्छे से कि कैमिलो गोल्जी की खोज किसने की थी? तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी बॉडी की तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब ये क्या करता है गोल्जी बॉडी? जैसे आपने आज के जमाने में क्या देखा है? जैसे आपने क्या देखा है? रिक्शा देखा है। रिक्शा क्या करता है? ई रिक्शा वगैरह क्या करते हैं? सामान को या फिर किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी वस्तु को इधर से उधर आवागमन कराते हैं। ठीक है, यानी कि परिवहन में सहायक होते हैं। कोई चीज इधर से उधर ले जाएंगे, उधर से इधर लाएंगे, यही करते हैं ई रिक्शा वगैरह या फिर कोई भी हो गया, कार ले लो, बाइक ले लो, आप कुछ भी। तो ये गोल्जी बॉडी उसी का काम करता है। क्या करता है? ये परिवहन का कार्य करता है। परिवहन। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये परिवहन का कार्य करता है। पदार्थों को इधर से उधर ले जाता है। कौन? गोल्जी बॉडी। इसको हम लोग ई रिक्शा बोल सकते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या है? तो ई रिक्शा है। क्यों? क्योंकि ये भी परिवहन का कार्य करता है और ई रिक्शा वगैरह भी क्या करते हैं? परिवहन का कार्य करते हैं। कोई चीज को इधर से उधर ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। बस इंग्लिश में मीनिंग अलग है, वो मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? CH है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? एनर्जी का निर्माण करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शक्ति गृह। किसका? कोशिका का, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं इसको। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? शक्ति यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका का शक्ति गृह यानी कि कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो शक्ति गृह है यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्यों पावर हाउस कहते हैं? ये क्योंकि ये पावर यानी कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अभी एक दो चीजें बची हुई है वो आप लोग को मैं कल बता दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोग को आज क्या क्या बताया है, और एक चीज और समझ लो कि कोशिका में और जो बच रहा है वो मैं अभी कल कवर करूंगी। ठीक है, कल मैं सेल पार्ट पूरा कवर कर दूंगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहला क्या है इसमें कि सबसे छोटा अंग कौन सा है कोशिका का? तो मैंने बताया था अभी राइबोसोम आपको। ठीक है, कहाँ पे है? ये राइबोसोम। छोटा अंग कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम है। और कोशिका का तो कोशिका का सबसे छोटा अंग मैंने आपको क्या बताया? राइबोसोम है। और कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक। यानी कि क्या है ये? तो न्यूक्लियस केंद्रक। ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? सबसे बड़ा कोशिका अंग, यानी कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग है।
कौन? केंद्रक। और सबसे छोटा क्या है? तो राइबोसोम। कोशिका का सबसे बड़ा अंग तो केंद्रक है। बिगेस्ट सेल पार्ट कौन सा है? तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। और स्मॉल सेल पार्ट कौन सा है? कोशिका का सबसे छोटा अंग तो वो है राइबोसोम। उसके बाद जंतु कोशिका कैसी होती है? गोल होती है। अब आप लोग ऐसे मेरे साथ रिवीजन करिएगा। जंतु अपने आप, जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया उसके आपको बता रही हूँ, तो आप भी बिना देखे बोलना, ठीक है? जिसको अभी नहीं आया है या फिर वो देर से समझने वाला है, कुछ लोगों को धीरे से समझ में आता है, तो वो लोग देख के ही बोलिएगा, ठीक है? तो जंतु कोशिका कैसी होती है? गोल होती है। जंतु कोशिका जो होती है वो गोल होती है। जंतु कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो कैसी होती है? उसको क्या कहते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एंड केंद्रिका द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं क्योंकि ये कोशिका को दबने से बचाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। उसके बाद क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद क्या है? मैंने बताया आपको सेंट्रोसोम, ये कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन करता है। इसको सभी कोशिकांगों को ऑर्डर कौन देता है काम करने का? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक देता है। उसके बाद क्या है? अगर ये लोग काम नहीं करते अच्छे से तो किससे शिकायत कर देता है? ये कंप्लेन कर देता है लाइसोसोम से। लाइसोसोम इन सबको जल अपघटक एंजाइम छिड़क कर मार देता है। और अगर कोशिका के पूरे अंग काम नहीं करते हैं तो ये खुद फट जाता है और खुद भी मर जाता है, सबको मार देता है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है? सुसाइड पॉकेट, आत्महत्या की थैली। उसके बाद क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी का है? गोल्जी बॉडी क्या करता है? तो ये परिवहन का कार्य करता है, जैसे मैंने ई रिक्शा का एग्जांपल देके आपको बताया। उसके बाद क्या है? गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और यहाँ पर मैंने नहीं बताया, ये सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आया। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ऊर्जा का निर्माण करता है? इसमें क्या होता है? क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्र चलता है, एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद ऐसे ही प्रोटीन बनती ऊर्जा का निर्माण होता है। इसको मैं कल बताऊंगी आपको डिटेल्स में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। आपको अगर क्लास कैसी लगी है, आपको अगर समझ में आया है तो वो भी कमेंट करिएगा कि मुझे समझ में आया है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है कि मुझे यहाँ पे डाउट है, तो आप लोग वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अपना 100% दे सकूं और जो भी आपको डाउट हो उसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में। सो जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।